पी रंजन जी सिंह जिला पलामू झारखंड से हैं। मैं उनको सादर सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं कि वो आए और हमारे सदन में अपने मार्गदर्शन प्रस्तुत करने का कष्ट करें। आदरणीय पी रंजन जी सिंह जी, ओम। प्रिय रंजन सिंह जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? आप अनम्यूट कर लें। शायद उपस्थित नहीं है क्या आदरणीय प्रिय रंजन सिंह जी, आज के चीफ गेस्ट? जी लग रहा है भैया कि वो जुड़ नहीं पाए, लगता है जुड़े नहीं है शायद। कॉल कर लीजिएगा। हम बात तो अभी कर रहे हैं, वो फोन लग नहीं रहा है। देखते हैं जैसे ही जुड़ेंगे फिर उनको अति कर लेते हैं। तब चलो तक चलो चलो अपन, संवाद जब आगे तक बढ़ाइए अपन जी। जी जी, जरूर 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 जी जी। जैसा कि आज अभी हमारे चीफ गेस्ट महोदय आज के शायद दिख नहीं रहे हैं, और जैसे जुड़ जाते हैं तो उनका उद्बोधन ले लेंगे। तब तक हम अपना हमारा जो ये देने के उपहार कार्यक्रम चल रहा है, और उसमें हम चाहेंगे आदरणीय पवन कुमार जी हमारे जो मार्गदर्शक हैं उनको सुनेंगे और वो हम सबको दिशा देंगे, और उस पर हम लोग फिर एक्शन के मूड में अपना कार्य जारी रखें। आदरणीय पवन कुमार जी, पतंजलि पीठ हरिद्वार से सादर आमंत्रित। जी नमस्कार सभी को, ओम सुप्रभात। आज की योग कक्षा बहुत ही सुंदर रही, और कई बार हालांकि उन्होंने, संगीता जी ने आह्वान भी किया कि सब लोग अपने वीडियो भी खोलें, और लेकिन कम लोगों ने खोले। मुझे भी ग्लानि हो रही है कि हम अपने वीडियो नहीं खोल पाए। ऐसा हमें जब कोई आग्रह करते हैं, जब हम गुरु हमारे, जिनको हम गुरु मानते हैं, चाहे एक ही दिन के लिए माने, लेकिन हमें उनकी बात को मानना है, तो इस चीज पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। और आज संगीता जी ने बहुत सुंदर तरीके से योग कराया, कुछ नए तरीके से भी उन्होंने बातें सिखाई। साथ साथ क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं, बहुत ही सरल तरीके से और बहुत सुंदर तरीके से उनकी योग की आज कक्षा रही। बहुत आनंददायक भी रहा, क्योंकि उसमें कोई स्ट्रेस नहीं था, कोई जल्दीबाजी नहीं थी। उनको अगले आसन पर पहुंचना है इसका भी होता, और लेकिन काफी कुछ रास्ता हमने तय किया। और इस योग की कक्षा पर जब हम योगाहार के बारे में बातचीत करते हैं, तो हम जब बातचीत करते हैं तो हमारा ध्यान मुख्यतः जैविक खेती की तरफ ही रहता है, और चर्चाओं पर हमारा विषय रहता है। योग के विषय पर हम बहुत ज्यादा बातचीत नहीं कर पाते हैं कि इससे हमें क्या प्राप्त हो रहा है, क्या इसमें हमारे सुझाव होने चाहिए, क्या हमारे सुझाव हैं। ये सब विषयों पर हमारी बातचीतें कम रहती हैं। तो मुझे लगता है कि कभी कभी हमें योग की हमारी जो कक्षाएं होती हैं, और जो योग शिक्षक द्वारा कई सारी नई चीजें सिखाई जाती हैं, उस विषय पर भी हमें कभी वार्तालाप करने चाहिए, आपस में शेयरिंग करनी चाहिए। और किसी एक दिन हमें, जितने भी हमारे योग शिक्षक हैं और जो साधक हैं, उनके बीच में भी हमें संवाद करना चाहिए। उन्हीं को हमें मुख्य अतिथि बनाते हुए इस योग से हम क्या सीख रहे हैं, क्या सीखना बाकी रह गया है, और इसमें इस विषय पर हमारी और आगे की क्या रणनीति होगी, क्या हमें किस तरह से हम इस चीज को आगे बढ़ा सकते हैं। इन विषयों पर भी मुझे लगता है कि हमें बीच बीच में, चाहे 15 दिन में एक बार या महीने में एक बार, जरूर इसके लिए भी समय निकालने की जरूरत है। क्योंकि यह भी देखेंगे कि हम ज्यादातर हमारा ध्यान चर्चाओं पर, बातचीत पर, और इस तरह की जो और चीजें हैं उस पर भी हम ध्यान देते हैं, लेकिन योग के ऊपर हमारा ध्यान कम रहता है। कम से कम उस पर चर्चा जरूर करें, ऐसा मुझे मानना है कि इस तरह से हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से कुछ और प्रगति इस योग की कक्षा के माध्यम से हम जो सीख रहे हैं या हम आगे
कर सकते हैं, हम कितने और लोगों को साथ जोड़ सकते हैं, इन विषयों पर भी हमें बातचीत करने की ज़रूरत है। और आसपास का जो हमारा माहौल है, जो भी हमारे अनुभव हैं, इस योग से संबंधित हमारे अनुभव, जो भी लोग हमारे साथ जुड़ते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उनके क्या विचार हो रहे हैं और इसमें परिवर्तन क्या आ रहा है, इन विषयों पर भी हमें चर्चा में इसको लेना चाहिए। तो यही मेरा अनुरोध है कि इस विषय पर भी सदन विचार करे और इस पर हम आगे बातचीत करते हैं। तो आज के लिए तो मेरे तरफ से इतना ही। अगर हमारे मुख्य अतिथि आ गए हैं तो उनकी बात सुनेंगे, नहीं तो हम योग की जो हमारी कक्षाएं हैं और योग के ऊपर हमारे अनुभव हैं, उस पर हम आज संवाद करें, ऐसा अनुरोध है मेरा। जी नमस्कार, धन्यवाद। ओम। जी ओम। जी ओम। जी ओम। रमेश चंद्र मेहरा जी सर आमंत्रित है, जो हमारे आदरणीय हमारे आदरणीय पवन कुमार जी ने जो अपन को सुझाव दिया है सदन को, उस पर आपका कमेंट आमंत्रित है। जी, आज बहुत अच्छी बात हुई और ये नया विषय योग का छिड़ गया है। इस पर मेरा सुझाव ये है कि हमारे साथ जो लोग जुड़ रहे हैं, वो ज्यादातर लोग जो है वो 50 से ऊपर है। तो हमें कपालभाति, अनुलोम विलोम, इसको 10-10 मिनट करवाना ही है। हमारे जो योग शिक्षक आते हैं वो नई उम्र के हैं, उनको जैसे मुकेश जी है, इन्हें अपने बॉडी पे वो बहुत करना है, तो ये उस पर ज्यादा ध्यान दे देते। तो हमें अब अपनी एक लिमिट बनाना चाहिए पाठ्यक्रम जैसा, कि भैया 10 मिनट अनुलोम विलोम और 10 मिनट जो है वो तो प्रत्येक जो हमारे योग शिक्षक आ रहे हैं उन्हें पहले ही बता दें कि ये कराना आवश्यक है। उससे क्या है हमारे, क्योंकि जो ज्यादा उम्र के लोग हैं उनको इनकी बहुत आवश्यकता है। दूसरा हमारा निवेदन है कि जैसे शरद जी नए जुड़े हैं, तो ये अपना अनुभव, जो नए हमारे साथ ही जुड़ रहे हैं, पुरानों के पास तो बहुत अनुभव है क्योंकि वो कक्षा लगाते आ रहे हैं या पहले से करते आ रहे हैं, तो उनके कक्षा में तो बहुत अनुभव है। परंतु जो नए साथी है जैसे शरद जी है, शरद जी अभी अभी लगभग 6 माह से जुड़ रहे हैं, इनके क्या अनुभव है ये बताएंगे तो लोगों को ज्यादा प्रेरणा मिलेगी, ऐसा मेरा सुझाव है। जी ओम। धन्यवाद आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी। आपने कहा है ये बात सही है, और ऐसा सदन में आपने प्रस्ताव दिया कि लगभग हमें लगता है कि प्रतिदिन आधा घंटा प्राणायाम पर जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि प्राणायाम जीवन का, शरीर का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, जिससे जो है प्राण का महत्व है ही। प्राण है तो शरीर है, तो प्राणायाम आधा घंटे का हर हालत में कंटिन्यूस होना चाहिए। ऐसा रमेश चंद्र मेहरा जी का सुझाव है, उसमें मैंने जोड़ा है। अगर सदन में की सहमति होगी तो ये सही रहेगा। आगे आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी सदन आमंत्रित। जी ओम और सभी को सुप्रभात। जैसा कि शरद ऋतु चालू हो गई है और अभी हम योग पे करते हैं, इसके बाद हम कृषि पे चर्चा करते हैं। तो मैं आदरणीय यादव सर से निवेदन करूंगा कि अभी किसानों को सबसे बड़ी जो प्राथमिकता है वो है SSS में पहला है सीड सिलेक्शन, साइड सिलेक्शन। तो अभी हम क्या है कि बोनी के ऊपर थोड़ा सा फोकस करें कि किसान बीज को किस प्रकार से बोए, क्योंकि जो हमारे पास हमेशा फोकस में वो सब्जेक्ट रहे कि जिसमें किसान की सबसे प्राथमिक आवश्यकता जो है अभी इस समय बोनी है। अभी वो विभिन्न विभिन्न प्रकार के सीड, विभिन्न विभिन्न प्रकार के बीज अपने उसमें जमीन में डालेगा। तो उसको कैसे डालना चाहिए, क्या उसकी विधियां हैं और क्या परंपरागत विधि है, और क्या हमारे पूर्वज किस प्रकार से अन्न का दाना भूमि के गर्भ में डालते थे और फिर वो दाना उसमें से अंकुरित होकर बाहर आता था, उसमें जर्मिनेशन का परसेंटेज जो है वो सबसे ज्यादा किस परिस्थिति में रहता है, इस पर भी चर्चा होना चाहिए इस सप्ताह में। क्योंकि इस समय में सभी की खेतों की तैयारी चल रही है, सभी किसानों की, और अब किसान बीज बोने वाले हैं। अगर हम कुछ परंपरागत विधियों को अपनाते हैं तो निश्चित ही लाभ होता है। जैसे हमेशा कहा गया कि शुक्रवार की जो बोनी होती है वो जर्मिनेशन बहुत अच्छा होता है जिसमें। दूसरा जो है पूर्णिमा की बोनी,
जो पूर्णिमा की बोनी होती है, पूर्णम तिथि आती है, तो जब चंद्रमा की जैसे मीन राशि है वो जल का कारक है, तो पूर्णिमा को जो ज्वार भाटा आते हैं उससे क्या होता है कि जब जल जो धरती के अंदर जो मॉइस्चर है वो ऊपर की तरफ खिंचता है। कहते हैं, पुराने पूर्वज कहते हैं कि अगर पूर्णिमा की बोनी होती है तो अगर मिट्टी सूखी भी हो और हल्की सी 0.005 भी मॉइस्चर होगा तब भी वो गेहूं का दाना हमने अंकुरित होते हुए देखा है। तो इस प्रकार से के कुछ सब्जेक्ट इसमें रख के और उस पर चर्चा की जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, और एक दिन इसके लिए चुने और ऐसे लोगों को आमंत्रित करें। कुछ फसल का कैलेंडर होता है जिसको मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप पे, तो अगर उस फसल कैलेंडर को के हिसाब से भी हम चलेंगे तब भी हमारे किसानों को बहुत अच्छा लाभ होगा। जी ओम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर सुझाव आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी कि अब हमारी फसल की बोनी की तैयारी चल रही है, तो अभी हम जो चर्चा करेंगे वो हम फसल बोनी कैसे करें हमें उस पर चर्चा करेंगे। निश्चित आगे इस पर ध्यान दिया जाएगा। आदरणीय ओमकार नाथ जी ओम भैया जी, लगता है मेरे मुख्य अतिथि जुड़ गए हैं। वो काफ़ी सक्रिय किसान हैं और खास करके अभी हम जैसे कि अभी हमारा खाद्य पदार्थ सरप्लस हो गया है, तो ऐसे वो फसल कर रहे हैं जिसमें क्वालिटी वाला फसल हो, जिसमें अच्छा उसका पोषक तत्व मिलता है। तो ऐसे किसान हैं, हम उनसे अब निवेदन करेंगे कि आएं और अपना उद्बोधन दें। आदरणीय प्रिय रंजन सिंह जी। आदरणीय पी रंजन सिंह जी अगर सदन में जुड़े हैं तो सादर आमंत्रित हैं। प्रिय रंजन जी के नाम से तो कोई नहीं जुड़ा है ओमकार नाथ जी। जी अगर आप जुड़े देखें, सर लगता है अभी तो बोले जुड़े हुए हैं। अगर प्रिय रंजन सिंह जी जुड़ गए हैं तो कृपया आएं और अपना अनम्यूट करें और अपना उद्बोधन दें। आज की अपनी मुख्य अतिथि के रूप में आप आमंत्रित हैं और अपना विचार रखें। अभी जुड़े नहीं है। जब तक वो जुड़ जाएंगे तो हम एक चीज और है कि पुराने पूर्वज ये कहते थे कि जब हम बोनी करते हैं तो आप जो नारियल का तेल है उसको बाहर रख दीजिए, और नारियल का तेल जम जाए, जिस दिन जमा हुआ आपको सुबह मिले उस दिन जाके अगर आप बोनी बोएंगे तो वो उसका जर्मिनेशन भी बहुत अच्छा है। तो ये ऐसी कुछ पुरानी ट्रिक्स है। तो अगर आप कोई किसान भाई जिसका खेत तैयार हुआ हो और बोनी बोना चाहते हो तो नारियल का तेल बाहर रख के देख सकते हैं, अगर वो जमा हुआ मिलता है तो आप बोनी बो सकते हैं, तब भी बोनी का जर्मिनेशन आपका अच्छे से होगा। बहुत सुंदर। ये कल से निश्चित चर्चाएं होगी और बहुत महत्वपूर्ण सुझाव हैं कि हमें और हमारे प्रिय रंजन जी अगर रावत साहब का भी लेना है, वो फंगिसाइड और जैविक में उपयोग कैसे करना है उनको, अगर रावत साहब होंगे तो वो भी अपने को गाइडेंस दें। बिल्कुल 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 है, रावत जी हैं, बिल्कुल सदन में उपस्थित हैं। तो मैं ओमकार नाथ जी जुड़े तो नहीं है ना अभी? मैं चलिए अब मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय रघुवीर सिंह रावत जी को। पहले आदरणीय शरद वर्मा जी अपनी बात रखें, फिर उस पर रावत जी अपना कमेंट करेंगे और सुझाव देंगे। आदरणीय शरद वर्मा जी। जी इस समय बोनी का बहुत इम्पोर्टेंट समय चल रहा है और ये रघुवंशी भैया ने बताया और मैंने भी कल सदन में ये बात उठाई थी। और बीज के विषय में कैसे उसको हम लोग ट्रीटमेंट करें, अगर कोई जैविक चीज मिला रहे हैं, जो ट्राइकोडर्मा कल बताई थी, ट्राइकोडर्मा अगर हम लोग मिलाते हैं तो कितनी नमी होना चाहिए, और ट्राइकोडर्मा के बाद उसमें क्या कल्चर लगा सकते हैं, तो ये रावत साहब से थोड़ा सा डिस्कस करना था कि बीज में क्या क्या सावधानियां रखें और कैसे उसका ट्रीटमेंट हम लोग करें जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। अभी बाबेरिया बासियाना वगैरह कर सकते हैं क्या, जिससे कि वो माहू जो आती है जड़ों में, तो वो माहू 8-10 दिन बाद नहीं आए, तो ऐसा क्या हो सकता है? जी ओम। धन्यवाद आदरणीय शरद वर्मा जी। जी MS हाँ, MSU के नाम से जुड़े हुए हैं प्रिय रंजन सिंह जी। आप अनम्यूट करिए। आप निचोल अभी अनम्यूट हुए थे, आप पुनः फिर से अनम्यूट करिए और अपना शुरू करिए।
हाँ देखिए, अनम्यूट करिए अभी। आपका म्यूट में है, आप उसको नीचे वाला जो है उसको उस पर फिर से उसको क्लिक क्लिक करिए। कर दीजिए 2 बार, नीचे वाला उसको क्लिक 2 करिए, बार आपका क्लिक कर। अनम्यूट हो जाएगा। जी, स्वागत है साहब। जी, यादव अभी सर, नहीं हो पाया है। यादव सर आप अपने तरफ से अनम्यूट करके, और इनका जो डेजिग्नेशन दिख रहा है ना, जो लाल टी शर्ट पहन के बैठे हैं भाई साहब, तो वीडियो जिनका चालू है आपका, आप ही शायद चीफ गेस्ट है, मैं जैसा मैं समझता हूँ। तो यादव साहब आप अनम्यूट कर दीजिए ना, आप एडमिन है। आप अनम्यूट करिए, प्रियदर्शन जी सिंह जी, आप अनम्यूट करिए। ये नीचे एक माइक का बटन दिख रहा है, इसको दबा दीजिए सर। ये नीचे दिख रहा है, लाल के नीचे वो सफेद कैप्सूल जैसा दिख रहा हो है, गया, उसको हो गया, हो गया, ओम हो गया। जब तक हम नहीं बताएंगे कैप्सूल तब तक नहीं होगा। जी, स्वागत है सर। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार ओम जी। जी नमस्कार ओम, अपना उद्बोधन शुरू करें सर। आवाज सर आ रहा है? हाँ हाँ आ रहा है। आ रहा है, बढ़िया आ रहा है। सर प्रियरंजन सिंह, मैं पलामू से हूँ। जी सर स्वागत है। हम लोग सर ये काला धान, काला गेहूँ, ये शुगर फ्री आलू, ये सब का खेती कर रहे हैं। और सर हर्बल में कर रहे हैं, बहुत तरह का हर्बल प्लांट, जैसे हुआ पिपरमेंट की खेती हुआ, काला तुलसी खेती हुआ, और हो गया पामरोजा का खेती हो गया। तो ये सब नगदी फसल है, इसमें किसी तरह का कोई जैविक खाद से हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और सारा जो फसल हम लोग है, इसे एनसीईआरटी गुण है, इसमें प्रोटीन कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा है। जो हम लोग काला गेहूं कर रहे हैं, याम गेहूं से कम कैलोरी इसमें ज़्यादा है, प्रोटीन ज़्यादा है, इसमें फास्फोरस ज़्यादा है। और जितना हम लोग काला धान हो, काला गेहूं हो, शुगर फ्री आलू हो, जो शुगर का रोगी हो इसको खा सकता है। और इसके अलावे हम लोग बहुत सारे, जैसे अभी एक चिया सीड है, चिया सीड का हम लोग खेती अभी शुरू किए हैं। ये भी बहुत ही सुपर फास्ट फूड है। इसका भी उपयोग प्रोटीन के रूप में, कैल्शियम के रूप में होता है। और हम लोग यह खेती अगले साल से शुरू किए हैं, और यह बहुत बड़े पैमाने पर किया। अगले साल हम लोग करीब इसका 30 एकड़ में खेती किए थे। और ये पूर्णतः जैविक कर हम लोग, जो किसी प्रकार का इसमें खाद नहीं डाल रहे हैं, न डीएपी डाल रहे हैं, न यूरिया डाल रहे हैं, किसी प्रकार का कोई खाद इसमें नहीं डाल रहे हैं। और इसमें जो हम लोग हर्बल खेती कर रहे हैं, उसका हम लोग वाल एक्सटेंशन प्लांट लगाए हैं। इस प्लांट से हम लोग तेल को निकालते हैं, और इसको नगदी हम लोग व्यापारी को बेचते हैं। या इसमें बिक्री का कोई प्रतिबंध नहीं है। इसके अलावे हम लोग ये जो है काला धान हो गया, ये वैरायटी हो गया, ये चखाव वैरायटी है। और एक हम लोग तुलसी में जो करते हैं, वो है वैरायटी है सिम सोम्या। पामरोजा में है ये कृष्णा वैरायटी। और लेमन ग्रास का भी खेती हम लोग शुरू किए हैं। अभी हम लोग के 5 एकड़ में लेमन ग्रास लगा हुआ है। और इसका हम लोग फिर अभी जनवरी में इसका कटिंग करेंगे, और इससे फिर तेल निकालेंगे। ये जो लेमन ग्रास एक बार लगा दिए तो 5 साल आपका चलेगा। 5 साल लगातार इसको हम लोग कटिंग करते हैं। और इसमें खासियत है कि हम लोग के जिला में नीलगाय का काफी प्रकोप है, लेकिन इसको कोई जानवर नहीं किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाता है। न माल मौसी खाता है, न किसी प्रकार का कोई जानवर इसको खाता है। तो एक तरह से बिना रखवाली किए हुए ही यह फसल हो जाता है। और किसान को व्यापारी खुद आकर नोएडा, दिल्ली, यूपी से यहीं से आकर ले जाते हैं। इसको बिक्री का कोई कहीं बाहर ले जाकर बेचना नहीं है। इस प्रकार किसान कम पूंजी और कम लागत और कम दिन में उपज कर अच्छा मुनाफा और नगदी फसल कमा रहे हैं। और खास बात है कि हम लोग जितना खेती की कर रहे हैं, कि इसमें किसी प्रकार का रासायनिक का न कीटनाशक का प्रयोग कर रहे हैं,
न रासायनिक खाद का प्रयोग कर रहे हैं। यह पूर्णतः हम लोग जैविक विधि से कर रहे हैं, और जैविक विधि करने से या न खेत को नुकसान हो रहा है, न आदमी को नुकसान हो रहा है। जो भी खाद्य पदार्थ है वो पूर्णतः जैविक हो रहा है, और कम लागत में जैविक विधि से हम लोग इस खेती को कर रहे हैं। जी धन्यवाद। हमारे आज के चीफ गेस्ट महोदय पी रंजन सिंह जी, आपने अपनी बात रखी। आप कैसे खेती कर रहे हैं, कैसे उपयोग कर रहे हैं, जैविक खेती कैसे कर रहे हैं? हम लोग खेती कर रहे हैं एक्सी ऑन्टैंट, जो जिसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन हो, कैल्शियम हो, फास्फोरस हो। जिस खेती में जैसे काला धान है तो वो एक्सी ऑन्टैंट है, काला गेहूं है, वो भी भरपूर मात्रा में उसमें कैल्शियम, फास्फोरस, एक्सी ऑन्टैंट है। और खेती कर रहे हम लोग की जिला में नीलगाय का बहुत प्रकोप था, तो उसको हटाने के लिए हम लोग औषधीय पौधा का शुरू किए, हर्बल खेती का शुरुआत किए। उसमें हम काला काला तुलसी किए, पिपरमेंट किए, पामरोजा किए, और जितना कर रहे हैं हम लोग पूर्णतः जैविक कर रहे हैं, जैविक विधि से। इसमें किसी प्रकार का ना डीएपी डाल रहा है, ना यूरिया डाल रहे हैं, पूर्णतः हम लोग जैविक खेती कर रहे हैं। रंजन जी, जी रघुवीर। मैं आपसे ये पूछना था, जैसे आपने काला तुलसी बोला, तो अभी आप तुलसी की कितनी वैरायटियों से परिचित हैं? और दूसरी चीज आपने बोला पामा रोजा, लेमन ग्रास, ये सब कर रहे हैं, तो इसकी मार्केट की क्या व्यवस्था की है और आप इसकी विक्रय कैसे करते हैं, ये भी सदन को बताएं। मार्केट खुद दिल्ली, नोएडा के व्यापारी है, खुद आके हमारे यहाँ से ले जाते हैं। अभी तुलसी का रेट है 1200 रुपये लीटर, और पामरोजा का रेट है 3200 रुपये लीटर। तो ये और तुलसी ये का है, ऑयल का रेट बता रहे हैं आप, या तुलसी सीड का रेट बता रहे हैं? नहीं, सीड का रेट तो है 3000 रुपये केजी, और ऑयल का रेट है 1200 रुपये लीटर। नहीं, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। ऑयल 3000 रुपये अगर आपका सीड का रेट है और ऑयल का 1200, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि शायद इसमें इसमें कुछ भ्रांति है या कुछ? मैं ठीक से समझ नहीं पाया, क्योंकि ऑयल महंगा बिकता है, सीड सस्ता बिकता है। आप यहाँ सीड महंगा बता रहे हैं और ऑयल सस्ता बता रहे हैं। तो सीड क्या है ना, सीड के वो ज्यादा कम होता है ना, ऑयल ऑयल होता है एक एकड़ में आपको 30 लीटर होगा। तो अच्छा, वो हरे पूरे पेड़ का ही ऑयल निकालते हैं क्या आप, पूरा हाँ, कंप्लीट जैसे सीड का? वो देखिए, करीब 2 फीट का होगा, तो उसको जड़ से काट लेना है, काट के उसको बॉयलर मशीन में टंकी में डाल देना है। उसको फिर अच्छा, हम लोग 2 घंटा हीट करेंगे तो 3 घंटा के बाद उसमें वाल चूना शुरू हो जाएगा। अब एक जी। टंकी में कम से कम 12 लीटर वाल आएगा। जैसे अगर 10 कुंटल आपने तुलसी को बॉयलर में डाला, और हाँ, बॉयलर में डालते हैं, तो फिर उसका मतलब 10 कुंटल का कितना ऑयल निकलता है? 12 लीटर आएगा। अच्छा अच्छा, 10 का 12 लीटर, मतलब प्रति एकड़ क्या है मान सकते हैं अपन? प्रति लेकर 30 लीटर तेल आएगा 1 एकड़ में। हाँ, मतलब हमारे यहाँ एकड़ चलता है 44,560 स्क्वायर फीट। वो तो शायद सब जगह एक ही आंकड़ा है, आपके इधर कहीं बीघा हाँ, ईघा का तो हाँ, नहीं है? हाँ, हाँ। और तो पामर इसमें आएगा तो लेमन इसमें आएगा, जो पिपरमेंट है उसमें आएगा 60 लीटर 1 एकड़ में। अच्छा, तो ये बॉयलर प्लांट की कीमत बता सकते हैं? आप लोगों ने लगाया है कि व्यापारी ने बॉयलर लगवाया है? प्लांट के नहीं, सरकार द्वारा लगा, इसका कीमत है 20 लाख रुपया। अच्छा, 20 लाख रुपए का प्लांट है। हाँ, 20 लाख का प्लांट है। तो क्या आप तुलसी की 2 फसल लेते हैं या 3 फसल लेते हैं? मैंने एक ही फसल लेता है उसका। अच्छा, कितने महीने की क्रॉप है ये? ये मात्र 70 दिन का है, बहुत कम दिन का है, मात्र 70 दिन में तैयार हो जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। और नहीं, इसमें खासियत मैं अभी खासियत एक है। किसान से मिलने गया था, और हाँ, उन किसानों के पास क्या है, हम कोशिश कर रहे हैं कि उनके पास प्रजातियां हैं, उनके पास तुलसी की 30 प्रकार की प्रजातियां हैं। इसलिए मैं थोड़ा सा तुलसी पे आपसे फोकस करके पूछ रहा था कि इससे आप कहीं ना कहीं हमारे किसानों को लाभान्वित हो सके वो लोग। इसलिए ये आपसे इसकी थोड़ी R&D मैंने की है आपसे किसान, कि वो अभी प्लांट कितने का है, पर एकड़ क्या मुनाफा है,
ताकि जिन किसानों की छोटी छोटी जमीनें हैं, जिनके पास हाँ इरिगेशन की प्रॉब्लम है या छोटे छोटे रकबे हैं, वो शायद ये कर सकें। आपसे जुड़ने के बाद कुछ और भी लाभ हो सके। अगर व्यापारी की ज्यादा डिमांड हो तो हमारे सदन में जुड़े हुए कुछ किसान, कोई किसान समूह आपसे जुड़ सकता है और जी उनको जी लाभ हो सकता है। तो यदि आपके पास रिक्वायरमेंट ज्यादा आती है तो जी आप हमारे सदन को बता सकते हैं, और सदन में आप अपना नंबर शेयर करेंगे तो वो लोग आपसे पूछ लेंगे। जी जी मैं क्योंकि हम लोगों ने वर्ष 2016 जी में हम लोगों ने वन तुलसी की खेती की थी। लेकिन जी जी वन तुलसी की खेती करने के बाद ये हुआ कि हालांकि नीमच मंडी में उसी तुलसी का रेट था 18,000 रुपये कुंटल, बल्कि 60,000 रुपये कुंटल तक बिक गई वो। लेकिन जब वो प्रोडक्शन निकल के आया, काफी लोगों ने लगाई थी, तो वही होता है कि हम जरूरत से ज्यादा रकबा हो जाता है तो फिर उसके रेट गिर जाते हैं। तो जी जी अच्छा, पर्टिकुलरली तुलसी के बायर, जैसे अब नीमच हमारे पास में यहाँ से करीब करीब 370 किलोमीटर है। तो वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट महंगी होती है, हर जगह इसकी मंडी नहीं होती है। तो थोड़ी सी जी किसानों को दिक्कत होती है अगर जगह पर जहाँ हम खेती करते हैं और वहीं प्लांट लग जाए। इसलिए मैंने प्लांट की कीमत भी आपसे पूछी, और जी वो सब आपने बताई। कभी हमें आपकी आवश्यकता पड़ेगी तो जरूर हम आपकी मदद लेंगे। जी जी ओम। जी जी मेरा रामकृष्ण भैया जी, आप प्लांट के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि प्लांट हर तरह का है। इसमें कम दाम वाले भी हैं, ज़्यादा दाम वाले भी हैं। तो मिनिमम 1-1.5 लाख में भी प्लांट शुरू हो जाता है। इसमें दो तरह का एमएस का आता है, लोहा वाला होता है, और स्टेनलेस स्टील वाला आता है। तो दो तरह का आता है इसमें। तो कम में भी लग जाता है, ज़्यादा में भी, जैसा भी आप लगाएंगे। 500 लीटर का, 1,000 लीटर का, 1,500 लीटर का। तो मिनिमम 1.5-2 लाख में स्टार्टिंग हो जाता है डिस्टिलेशन यूनिट। और उसके बाद फिर जितना आगे आप जा सकते हैं। जी ओंकार नाथ जी, तो शुद्ध अगर खर्चा काट के हम अगर जानना चाहते हैं कि 1 एकड़ में हमारे किसान को शुद्ध लाभ कम से कम कितना हो सकता है वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में, और अधिक से अधिक कहाँ तक जा सकते हैं? जी जी, अभी तो लेमन ग्रास हम फर्स्ट ईयर किए हैं, और इसका कटिंग नहीं किए हैं। विशेष करके अभी प्रियरंजन सिंह जी अभी पामा रोजा, जामा रोजा 2-3 साल से कर रहे हैं, तुलसी की खेती कर रहे हैं। तो वो बता सकते हैं कि कितना इनका मुनाफा मिला। जी 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 जी, हरिओम। आप जी प्रियरंजन सिंह जी, आप थोड़ा सा बता दें कि तुलसी 1 एकड़ में अगर हम खेती करते हैं तो तुलसी से क्या बेनिफिट मिलेगा, पामा जामा रोजा का क्या बेनिफिट है। थोड़ा सा खर्च और बेनिफिट बता दें, लाभ बता दें सदन को, ताकि और लोग जो तुलसी पामा रोजा जामा रोजा करना चाहते हैं, ताकि और हम लोग भी प्रेरित होकर उसको खेती कर सकें। जी तो इसमें है तुलसी का में आपको 1 एकड़ में 30 लीटर हुआ, और पामर रोजा में हो गया 1 एकड़ में 20 लीटर। सबसे ज्यादा फायदा इसमें है पिपरमेंट में, वो 60 लीटर आता है। तो अगर 1,500 रुपये भी बिका तो 90,000 का हो गया। उसमें नब्बे खर्च हजार कितना हुआ? हाँ, उसमें खर्चा खर्च कितना कितना हुआ? हुआ तो इस लेमन ग्रास इसमें पिपरमेंट में पिपरमेंट? आप लागत हो गया 15,000 रुपये एकड़। तो 90,000 आया तो खर्चा काट के सब आपको 70,000 रुपये 1 एकड़ में होगा। जी और जी तुलसी में आपका हो गया सब 30 से 45,000 रुपया हुआ। लागत इसमें कम आता है, लागत मात्र 10,000 आता है। तो इसमें 1 एकड़ में आपको 35,000 रुपया हुआ। ये अब कितने दिन जी कितने पमरोजा में दिन आपका हो गया 20 लीटर। तो इसमें आपका हो गया 60,000, तो खर्चा आएगा 20,000। इसमें मुनाफा हो गया 1 एकड़ में 40,000। यही तीनों का रेशियो है। ये कितने दिनों में तैयार हो जाता है वैसे? बता रहे हैं, ये सबसे कम दिन में तुलसी आपको हो जाएगा 70 दिन में। ये पिपरमेंट हो जाएगा 90 दिन में। और पमरोजा भी हो जाएगा 90 दिन में। लेकिन क्या है, पमरोजा जो है 5 साल कटेगा। एक बार लगा दीजिए, लेमन ग्रास है पमरोजा की तरह, एक बार साल में उसको हम लोग 3 बार कटिंग करते हैं। ये 4-4 महीना पर 3 बार काट लेते हैं, या बढ़िया पट में रहा तो 3-3 महीना पर भी काट लेते हैं, सिंचाई का अगर साधन है तो। तो ये साल भर में निकलता है उसका 90 कितना बताया आपने, 60 लीटर? हाँ नहीं, साल भर में नहीं, ये मात्र जो एक 60 कटिंग में? एक कटिंग में 60 लीटर तो 90 दिन साल में। भर में 180 लीटर?
हाँ, साल भर में 180 लीटर। तो ये क्या भाव है अभी पामारोजा? पामरोजा का पामारोजा कितना बताया आपने? 3,000 रुपये 20 लीटर, लेकिन तेल कम आएगा 20 इसमें, वो 20 ही लीटर आता है 20 उसमें। लीटर आएगा ना, तो साल में 60 लीटर निकलेगा। हाँ, 60 लीटर। अगर सिंचाई उसमें कर रहे हैं तो 4 कटिंग हो जाएगा, अगर सिंचाई का अभाव है तो 3 कटिंग होगा। तो पर कटिंग 20 लीटर तेल निकल सकता है। हाँ, और जो मशीन जो आपका वहां पे बॉयलर लगा हुआ है, ये क्या गवर्नमेंट के सपोर्ट से है कि आप खुद लगा रहे हैं? गवर्नमेंट के सब सपोर्ट से है, जिला का फंड से है। तो ये गवर्नमेंट ने लगाया है, मतलब किसानों के बीच? इसमें हाँ, इसमें ऑटोमेटिक में रहा है, मैनुअल लगाइएगा तो 3 लाख में हो जाएगा मैनुअल। हाँ, पर इसमें क्या किसान को खर्चा करना पड़ता है ये बॉयलर लगाने के लिए? नहीं नहीं, हम 100% सब्सिडी पर मिला हम लोग को। तो ये ग्रुप बनाया होगा किसान का, तो उनको हाँ, मिला होगा। एफपीओ बनाया हम लोग, एफपीओ को मिला। एफपीओ हम्म। का एफपीओ बनाए हुए हैं। और इसमें मैनुअल छोटा मशीन आता है, मतलब वो ऑटोमेटिक नहीं है, जैसे कि इसमें ऑटोमेटिक जो पत्ता है ना, ऑटोमेटिक निकल जाता है लिफ्ट के द्वारा। और अगर मैनुअल लीजिएगा उसको दाम कम है, वो 3 ही लाख में हो जाएगा मैनुअल मैंने मशीन। पिपरमेंट के तो देखे हैं, किसानों ने अपने खेत के पास लगाते हैं, और वो तो छोटा होता है, और हाँ, वो मैनुअल मशीन हो गया। हाँ हाँ। इसमें सारा जैसे मशीन के अलावा शेड वगैरह सब है, 50 बाई 40 का शेड है ऊपर से, तो वो हाँ भी हाँ। करीब 5 लाख है। तो मशीन मतलब 13-14 लाख का, 7 लाख रुपया इसमें सिविल वर्क में लग जाता है। शेड हो गया, हाँ हाँ। बोरिंग हो गया, पाइप हो गया, टंकी हो गया, ये सारा चीज हो गया। तो ये गवर्नमेंट का वो कोई व्यक्ति उसको चलाता होगा? हाँ, हम उन्हीं लोग के मन ऑथराइज किया गया है। आपका जो एफपीओ। एफपीओ है, हाँ, इसमें कितने लोग हैं? अभी तो इसमें 300 लोग हैं। और सभी लोग ये चीजें कर रहे हैं? हाँ, सभी लोग कर रहे हैं। अच्छा, और फिर किस तरह से ये जो आप बता रहे हैं कि दिल्ली से व्यापारी आ जाते हैं? हाँ, जैसे हम लोग को 1,000 लीटर 2,000 लीटर तेल हो गया, तो जी। उसको हम कॉल करते हैं कि इतना तेल हमारे पास है, तो वो आके ले जाता है, अकाउंट पे पैसा दे देता है तुरंत। अच्छा अच्छा। तो अभी आपने केवल दिल्ली ही आपका मार्केट है? हाँ, दिल्ली नोएडा यूपी। हाँ। और आप ये भी कह रहे हैं कि आप जैविक कर रहे हैं? सभी हाँ, लोग क्या जैविक कर रहे हैं एफपीओ में? नहीं सभी नहीं, करीब 20-25 आदमी कर रहे हैं, 20 आदमी। क्योंकि जैविक का एक अलग से मार्केट है तेल का। हाँ और वो उनको अगर वो सर्टिफाइड जैविक है, तो फिर वो उसका अच्छा स्कोप है। हाँ अ, हाँ मैंने तुलसी का पहली दफे सुना है कि ये आप तुलसी का भी तेल निकाल रहे हैं। हाँ। तो तुलसी का 30 लीटर बताया आपने? यही हाँ, तुलसी है जो हम घर में नहीं गमले में नहीं, वो लगाते हैं? दूसरा सिम सोम्या वेराइटी है वो। कौन सी वेराइटी? सिम सोम्या। ये सिम कौन सी है? सोम्या। 300? सिम सोम्या। अच्छा। सिम सोम्या वेराइटी है, इसमें से जो जितना तुलसी का वेराइटी सबसे ज्यादा तेल इसी में निकलता है। पर ये तुलसी है कौन सी? ये काली तुलसी या जो हम घर? घर में जो हम लगाते हैं ना, हाँ वो हाँ। वो तुलसी नहीं है। वो नहीं है वो? ना, वो नहीं है, उससे कुछ इसका मेल जोल नहीं खाएगा ये। इसमें बहुत मतलब लंबा लंबा होगा थोड़ा सा, और पत्ता बहुत चौड़ा होता है इसका। तो किम सोमिया बताया आपने? किम सोमिया? सिम सिम SIM सिम। सिम SIM? हाँ, हाँ, सिर्फ तो सोम्या। सिम में बहुत नया वेराइटी है। सिम सोमिया? हाँ, सिम सोम्या। ये कहाँ से मिली ये वैरायटी? ये हम लोग CSIR लखनऊ से लाए हैं, अच्छा, सी मैप से? सिमप से।
अच्छा अच्छा अच्छा। सारा सीड हम लोग सीमेप से ही लाते हैं। अच्छा अच्छा, तो हर साल लाते हैं सीड या अपना बनाते हैं? नहीं नहीं, एक बार ला लिए फिर हम लोग बनाए। अभी हमारे पास है 50 केजी तुलसी का बीज है, अब उसी से किसान को बांट देंगे, अब लाना नहीं है। पामरोजा का भी मेरे पास 50 केजी है। ठीक ठीक ठीक। तो ये तुलसी तो कब बोते हैं आप लोग? तो हम लोग वही जून में बो देते हैं, और अभी कटिंग हो गया हम लोग को। जून में बोया, जुलाई अगस्त? हाँ अगस्त में, मार्च से समझ अगस्त लीजिए। लास्ट, सितंबर फर्स्ट वीक में आप इसका तेल निकाल लेते हैं? हाँ हाँ, सितंबर फर्स्ट वीक में। तो क्या आपके यहाँ सीड की खरीदी भी होती है क्या? हाँ सीड भी हम लोग बनाते हैं। नहीं नहीं, जो आपके व्यापारी हैं दिल्ली से जुड़े हुए हैं, वो क्या हाँ बीज भी खरीदते हैं 3,000 रुपए कुंटल? हाँ, क्या बीज भी खरीदते हैं। क्या 3,000 रुपए क्या रेट बताया था आपने? 3,000 रुपए प्रति हाँ, किलो? 3,000 प्रति किलो। प्रति किलो? तो 1 एकड़ में कितना सीड हो गया अपना? 1 एकड़ में करीब आएगा 15 केजी सीड आ जाएगा। 15 किलो सीड आएगा। हाँ, लेकिन सीड में मेहनत थोड़ा सा ज्यादा है, उसको मतलब सुखाना है बहुत, उसको सावधानी से दौनी करना है। तो ये तो तो सीड, सीड में तो कम लाभ है, ये तो 45,000 का ही हो रहा है, और लागत अलग है उसमें। हाँ लागत, लागत लागत थोड़ा सा मतलब इसमें तेल निकालने में ज्यादा फायदा है, सीड में कम है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि सीड नहीं लाना पड़े, उसके चलते सीड बनाते हैं, अपने से बना लेते हैं कि अपना सीड हो गया। सीड निकालेंगे तो फिर तेल नहीं निकलेगा फिर उससे? ना ना, दोनों नहीं निकलेगा, सीड निकलेगा या तेल निकलेगा। नहीं, लेकिन रघुवीर भैया, ये दिक्कत ये है ना कि अभी जैसे सीड पे भी अपने यहाँ किसान काम करे, तो इनने 3,000 रुपये बताया, 15 किलो सीड हुआ, 45,000 का हुआ, 10-15 हजार हाँ लागत भी हो गई। तो वो भी मिला हाँ है कि मतलब ज्यादा किसान को इसमें फायदा नहीं है सीड बनाने में। हाँ। और ऑब्वियसली फिर उसकी विक्रय भी करना, तो मतलब सीड की खेती में तो लाभ का विषय नहीं दिखता किसान के लिए। ना ना, सीड ये नहीं। जो सर, ये एफपीओ जो आपने बनाया है, इसको कौन चला रहे हैं? मतलब कौन है इसके करता धरता? हम ही है, हम ही इसका प्रियरंजन सिंह। आप ही इसके मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जो देखते हैं, हाँ हाँ आप ही देखते हैं? हाँ, चेयरमैन हम ही हैं। जी जी। थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे कि कब ये शुरू हुआ और किस तरह से बना, सरकार द्वारा क्या सहायता मिली? हम लोग थोड़ा सा, क्योंकि ये दो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। 2018 में इसको कितने बनाया है, मेंबर हैं आप? 1 जून 2018 को। तो जी इसमें शुरू तो में हम लोग 11 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बने, 11 जी, ठो। फिर इसमें शेयर होल्डर हम लोग जमा किए, 1,00,000 10 लाख शेयर होल्डर हो गया कंपनी का। फिर कितना उसके बाद एक आदमी ने कितना दिया? इसमें हम लोग 1,00,000 जमा किए, एक शेयर होल्डर। एक शेयर होल्डर मतलब 11 जो बोर्ड डायरेक्टर है उन्होंने? हाँ 1,00,000 एक शेयर होल्डर। जो केवल बोर्ड डायरेक्टर या 300 लोगों ने 1-1 लाख किया? नहीं, ये बोर्ड डायरेक्टर ही। फिर शेयर शेयर उसमें हिस्सा पूंजी एक 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 300 का हो गया, 500 रुपया हम लोग का हिस्सा पूंजी लगा, जमा हुआ। अच्छा, जो जो किसान है उन्होंने 500 रुपए का शेयर है उनका? हाँ 500 का शेयर होल्डर हो गया। और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उनका 1-1 लाख का शेयर है? 1,00,000 का शेयर हो गया। फिर उसके बाद आपने जब इसको रजिस्टर्ड किया, हाँ तो उसके बाद क्या प्रक्रिया हुई? फिर आपने क्या, कैसे प्लानिंग की फिर इसका? फिर इसका हम लोग मीटिंग किए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, फिर उसी में जी। से चुनाव किए अध्यक्ष सचिव का। फिर हाँ हाँ। उसमें डायरेक्टर में कौन कौन सा रहेंगे इसका फिर हम लोग चुनाव किए। फिर इसका हम लोग ऑडिट कराते हैं प्रति साल एक बार, एमसीए कराते हैं। फिर डीएससी इसका कराना पड़ता है हर एक प्रति बरस। फिर हम लोग नहीं, सरकार से, अब वो सरकार तो के ठीक है। सरकार से कुछ आपको अनुदान मिला इसमें? हाँ, अभी जो प्लांट मिला 20 लाख का, वो इसी एफपीओ पर भी मिला। हम लोग सरकार के वो यहाँ तो फिर ठीक है, वो तो एक प्लांट लगा, कुछ ऐसा फंड भी मिला कि आपका ऑफिस और इस तरह के? फंड तो ग्रांट के लिए दिए हैं फंड 20 लाख का। तो अभी अभी प्रक्रिया में है, देखिए हो सकता है कि मिल जाए।
तो फिर जैसे 2018 से आपने एफपीओ बनाया, फिर आपने ये जो तुलसी और ये सब चीजें तो फिर शुरू की, कब से शुरू की? हम लोग 2019 से शुरू किए इसको। और ये प्लांट कब लगा? ये प्लांट लगा है 2019 में। 19 में लगा। हाँ। तो सभी लोग जितने 300 लोग हैं सबने उगाया? नहीं, 300 में से नहीं सब उगाता है, करीब 30-40 उगाता है। अभी भी? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो और दूसरा तरह खेती करता है, जैसे शुगर फ्री आलू हो गया, और काला धान हो गया, काला तुलसी हो गया, वो सब करता है। और लोग? हाँ। और ये बेचते कैसे हैं? एफपीओ के थ्रू बेचते हैं या, और एफपीओ क्या कमीशन लेता है इसमें? एफपीओ कमीशन नहीं लेता है, एफपीओ के थ्रू ही बेच देते हैं। कुछ किसान स्वयं डायरेक्ट भी बेच देते हैं, उसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। तो क्या एफपीओ का क्या रोल है फिर, अगर लोग अलग बेच रहे हैं? क्योंकि एफपीओ के माध्यम से बेचेंगे तो ज्यादा नेगोशिएशन अच्छा होगा, ऐसा नहीं है क्या? कुछ हाँ, कुछ मतलब जैसे, प्रॉब्लम है उसमें? हाँ नहीं नहीं, ज्यादा मतलब 80% तो एफपीओ के माध्यम से बेचते हैं, लेकिन अच्छा। कुछ कुछ स्वयं भी बेच देते हैं। 80% व्यापार जो एफपीओ के माध्यम से होता है। आप अपना एक तो आपका नंबर बताएंगे क्या? 87097 एक मिनट है। 87? 097 जी 60 जी। 140। आपका पूरा नाम क्या है? प्रियरंजन सिंह। प्रिया रंजन सिंह। जी। और बस क्योंकि सर। ओम नमस्कार सदन के सभी लोगों को। मैं बने सिंह आर्य, मध्य प्रदेश जिला आगरमालवा से। हमारे मुख्य अतिथि जी, उनका मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि चिया सीड के बारे में जो आपने बोला है, उसका मार्केट कैसे करते हैं आप लोग चिया सीड का? चिया सीड तो अभी इसी वर्ष हम लोग लगाए हैं, करीब 5 एकड़ में। अभी वर्ष मतलब 10 दिन पहले लगाए हैं। अभी इसी वर्ष हमारे गांव में भी हमने 15 किसान ने लगाए हुए हैं, जो हमारे अशोक हाँ। याजी मुंबई के मुख्य अतिथि थे, उनके नेतृत्व के द्वारा। जी जी। इसलिए थोड़ी सी जानकारी आप लोगों से लेना चाह रहे थे हम। तो अभी तो लगाए हैं हम लोग 1000 रुपये kg उसका बीज खरीदे हैं, और जी। 5 बीज लाए थे। 5 एकड़ में इसको हम लोग बुआई किए हैं। तो ये तो 115 दिन में आपका तैयार हो जाएगा। 115 115 दिन दिन। का नहीं है सर, 140 दिन की फसल है। 140 से 45 दिन की, 120 दिन का तो हमारी फसल हो गया है अभी। अच्छा, कब लगाए हैं आप? हमने लगाया था उसको 7 जुलाई को। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन शायद अभी तो उसका सीजन रबी में लगता है, बरसात तो लगता नहीं है। दोनों सीजन में पैदा होती है सर वो। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हम लोग को जो उसमें कौन सा वेराइटी आपका है चिया में? चिया में वैरायटी ने बताया था मुझे, उन्होंने कोई जानकारी दिया था कि एक ही वैरायटी आती है बस इनकी। तो अच्छा अच्छा, तो हम लोग को तो वो बताया गया 140 कि से 45 दिन में तैयार होती है। एक उसमें काले कलर का है और एक दूसरे कलर का है, आपका पास कौन सा है? काले कलर में बोया जी हमने। मेरा तो काला है, ब्लैक। हाँ, हमारा भी काला ही है। वही वही ज्यादा रेट का है। तो आप आपने क्या ये जो चिया सीड बोया, अब इसका मार्केटिंग कैसे करेंगे? मतलब ये क्या किसी से टाइप है या अभी तो किसी जो व्यापारी ने बोला कि आप उगाओ, हम इतना ले लेंगे? नवा बोला तो है कि आप लोग वो उगाइए, हम ले लेंगे। कानपुर से हम लोग लाने थे इसका बीज। तो क्या भाव बोला था उन्होंने ले लेंगे? अभी रेट तो नहीं बोला है कि क्या लेंगे, लेकिन बोला कि हम लोग खरीदी कर लेंगे इसका। अच्छा अच्छा। 5 एकड़ में हम लगाए हैं। जी। तो अभी ओवरऑल हम कहें तो एक पामा रोजा आप उगा रहे हैं, एक लेमन ग्रास आपने लगाया है, हाँ और एक तुलसी का आप कर रहे हैं, पिपरमिंट भी कर रहे हैं। इसमें ज्यादा कौन सा कर रहे हैं, पिपरमिंट? हाँ, ज्यादा पेपरमेंट कर रहे हैं, जी। क्योंकि और उसमें ज्यादा पिपरमिंट का रेट क्या बोला आपने? उसका रेट घटते बढ़ता रहता है, कहीं 1200 कहीं 1500 हो जाता है। हाँ।
1200 से लेके 1500 तक। और तुलसी का? तुलसी का आपका वही है 1200 से 1300, 1100। तुलसी कम क्यों है? 1100, ठीक। और पामा रोजा 3000 कह रहे थे आप? पामा रोजा 3000। ये भी घटता बढ़ता रहता है? हाँ, ये भी थोड़ा सा 200, 100, 300 घटते बढ़ते रहता है। और लेमन ग्रास तो अभी लगाया है ना? हाँ, लेमन ग्रास अभी लगा है। इसका अभी पता नहीं है। इसका 1500 है। इसका 1500 है, ठीक। हाँ, 1500 रुपये लीटर। और तो एक जो शुगर फ्री। किसान लगा रहे हैं इसको, जैसे आप ही सपोज लगा रहे हैं, तो आप ये चारों चीजें उगाते हैं, तीनों चीजें उगाए हैं, या फिर एक दो पे फोकस कर रहे हैं? ना ना, चारों लगाए। सबसे ज्यादा पिपरमेंट है, उसके बाद तुलसी है, और उसके बाद लेमन ग्रास है, तो पमरोजा है। तो चार चार। पिपरमेंट टोटल आपके एरिया में जो 40-50 किसान जो कर रहे हैं, वो कितना होगा लगभग? वो कितना लगभग एकड़ में होगा लगभग?